गुड मॉर्निंग क्लास 5। आज हम लोग हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 का संज्ञा टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम लोग संज्ञा के बारे में जानेंगे कि संज्ञा क्या है। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि संज्ञा क्या है, तो सभी प्रकार के नाम संज्ञा होते हैं या सभी प्रकार के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। इसमें आपका नाम है, मेरा नाम है, आपके मम्मी पापा का नाम है, आपके भाई बहनों का नाम है, आपके देश का नाम है, आपका स्टेट का नाम है, ठीक है। सभी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। यहाँ पे कुछ दिया भी है: वैभव, विभूति, ताजमहल, आगरा, संगमरमर, शाहजहाँ, पत्नी, मुमताज, सुंदरता, आश्चर्यचकित। ये सब क्या है? ये सब संज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये सब किसी का नाम है और उसमें किसी का पहचान भी है, आधार भी है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, वैभव, विभूति, शाहजहाँ, मुमताज, पत्नी, ये किसका नाम है? ये सब प्राणियों का नाम है, ठीक है, जो कभी जिंदा थे या वस्तु भी आ जाएगा इसमें। प्राणी में आ जाते हैं जो जीवित प्राणी हैं या जो मर भी चुके हैं, जीवित नहीं हैं, उनके भी नाम आ जाएंगे। आगरा जगह के नाम पे आ जाएगा, स्थान के नाम में आ जाएगा, तो आगरा, दिल्ली, बम्बई, ठीक है। वस्तु के नाम में आ जाएगा जगह। ताजमहल क्या है? एक जगह का नाम ही तो है, ठीक है। ताजमहल, कुतुब मीनार और उनका जो पहचान है, यानी कि ताजमहल क्या है? संगमरमर का बना हुआ है, तो यह भी आपका आ जाएगा। सुंदरता, यह क्या है? गुण, विशेष, मतलब विशेषता। आश्चर्यचकित, भाव का नाम आ जाएगा। ऐसे ही बचपन, बुढ़ापा वगैरह सब भाव के नाम है, ये सब आ जाएंगे। इन सभी रंगीन सब छपे शब्दों से किसी प्राणी, स्थान, वस्तु, गुण, विशेषता और भाव के नाम का बोध हो रहा है। व्याकरण में इस प्रकार के नाम बोधक शब्दों को ही हम लोग संज्ञा कहते हैं। परिभाषा इस प्रकार है: किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं या कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। परिभाषा से आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। वस्तु यानी चीज़, व्यक्ति जो हम लोग हैं, स्थान जहाँ हमारे जगहों के नाम को जहाँ हम लोग रहते हैं। अब आ रही संज्ञा के भेद। सामान्यतः संज्ञा को 3 प्रकारों में बांटा गया है, ठीक है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। परंतु कुछ विद्वानों के अनुसार संज्ञा के निम्नलिखित और भेद हैं। देखिए, 3 प्रमुख हैं, पर कुछ लोगों का मानना है कि समूहवाचक और पदार्थवाचक संज्ञा को भी संज्ञा कहना चाहिए, यह उसके प्रकार हैं। तो 3 तो प्रमुख है, कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यहाँ पे आपके 5 का जो है डायग्राम बना दिया है संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर समूहवाचक और नेक्स्ट है लास्ट में पदार्थवाचक। पहले हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराए, उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। विशेष यानी कि क्या? वो इम्पोर्टेंट है, विशेष है। गंगा भारत की पवित्र नदी है और गंगा एक ही नदी है, ठीक। स्वर्ण मंदिर वह भी एक है और विशेष है। लाल किला वह भी विशेष और एक ही है। और एफिल टावर यह भी एक है और विशेष है, ठीक है। ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे, मतलब ये विशेष होंगे, ठीक है। इनको एक नहीं, 2 नहीं, बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते होंगे या जानते हैं। कौन नहीं जानता गंगा जी के बारे में? बच्चा बच्चा जानता है। स्वर्ण मंदिर, लाल किला और एफिल टावर के बारे में। इसके अलावा आपका ताजमहल, इंडिया गेट और भी जितने भी प्रसिद्ध जगह हैं, प्रसिद्ध लोग हैं, प्रसिद्ध नदियां हैं, सागर हैं, वह सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएंगे।
ठीक है। विशेष दिया हुआ है कि व्यक्तियों, सागरों, नदियों, झीलों, पर्वतों, राज्यों, देशों, गांवों, महीनों, अनाजों और राशियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे महीने का नाम तो जनवरी, फरवरी, ये सब सिंगल सिंगल होता है ना, और सब कुछ सब लोग इनके बारे में जानते हैं। किसी गांव, तो गांव में आपका जो भी गांव है वह सब आपके आ जाएंगे व्यक्तिवाचक में। राशियों के भी नाम आ जाएंगे, राज्यों के नाम आ जाएंगे, देशों के नाम आ जाएंगे। अब आइए जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी जाति के समस्त पदार्थों, ठीक है, जाति के समस्त पदार्थों जैसे कि व्यक्तियों, पशुओं, स्थानों आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, पर्वत, नदी, पुस्तक, बच्चे आदि। ठीक है, इसमें पुरुष वर्ग, स्त्री वर्ग ये सब आ जाएंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक शब्दों में अंतर। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द से किसी विशेष का बोध होता है, बोले हैं जो प्रसिद्ध है, जो विशेष है। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन में होते हैं, परंतु जातिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन और बहुवचन दोनों में होते हैं। ठीक है, जबकि जातिवाचक संज्ञा से किसी प्राणी या वस्तु की पूरी जाति या वर्ग का बोध होता है। व्यक्तिवाचक में किसी विशेष का महत्व होगा, जबकि जातिवाचक में बहुत सारे समूह, उनके समूह का। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के शब्दों के रूप में प्रयोग किसी व्यक्ति विशेष के गुणों को महत्व देने के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज भी हमारे देश में श्रवण कुमार पाए जाते हैं। जयचंद्रों ने हमारे देश को बहुत हानि पहुंचाई, यानी कि गद्दारों ने। ठीक है, अब आ जाइए आप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। तीसरा नंबर है भाववाचक। जो संज्ञा शब्द किसी गुण, दोष, भाव, अवस्था अथवा दशा आदि को प्रकट करते हैं, हम उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि ईमानदारी, ईमानदारी महसूस की जा सकती है। मिठास, हिमालय की ऊंचाई और बचपन। भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता, इसे महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आया समझ में बच्चों? इसे महसूस कर सकते हैं इंटरनली, आप अंदर से इसको महसूस कर सकते हो, इसे देख नहीं सकते हो, देखना उतना पॉसिबल नहीं है, इसको आप व्यक्त भी बड़ी मुश्किल से कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा, हंसी, खुशी, मोटापा, कुरूपता, वीरता। एग्जाम्पल के लिए आप बहुत खुश हो, आपको कोई गिफ्ट मिला है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अपने दोस्तों से क्या कहोगे? आज हम बहुत खुश हैं, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। आ गया ना बात? बता नहीं सकती, बस इसे मैं महसूस कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। चौथा नंबर है समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द प्राणियों अथवा वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं, उन्हें हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, प्राणी या वस्तुओं के समूह का। जैसे कि अकबर के पास विशाल सेना थी। कैसी सेना थी? विशाल सेना थी। तो सेना तो एक व्यक्ति का नहीं है ना, अनेक व्यक्तियों की उसमें सेना होती है, मतलब वहाँ पे अनेक व्यक्ति उसमें शामिल होते हैं। सभा मैदान में हो रही थी। सभा, कोई भी बहुत सारे लोग मिल करके किसी एक विषय पे, दो विषय पे, अनेक विषयों पे वार्तालाप कर रहे थे। ठीक है, तो वो उसमें स्वाभाविक है कि एक प्राणी नहीं होगा, अनेक प्राणी होंगे। तो जहाँ अनेकता का बोध हो, ऐसे जगह पे हम लोग समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग देखने को मिलता है या होती है। हमारी कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो एक दो नहीं है, 40 हैं। ठीक है, 15, 20, 40 इस टाइप के शब्द आएंगे। इन वाक्यों में रंगीन छपे शब्द किसी समूह का बोध कराते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा हुए।
समूहवाचक संज्ञाएं, एक समूहवाचक संज्ञाएं जो है वह एक वचन और बहुवचन दोनों में होगी। जैसे अशोक की सेना ने वीरता से युद्ध किया, एक वचन है। दोनों सेनाएं रण क्षेत्र में पहुंच गईं, बहुवचन भी हो गया, दोनों में प्रयोग हो गया। अब आइए पदार्थवाचक। जो संज्ञा शब्द किसी धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं हम उन्हें पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, ये क्या है? पदार्थ है। लोहे से पुल बनाए जाते हैं, लोहा भी क्या है? वह भी पदार्थ है, ठीक है। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, यह भी क्या हो गया? आपके पदार्थ में आ जाता है। तो इन्हें हम किलो के हिसाब से भी खरीद सकते हैं, मात्रा के हिसाब से खरीदते हैं, तो यह आपके क्या हो गए? पदार्थवाचक संज्ञा। इन वाक्यों में आए शब्द सोना, लोहा, लकड़ी, जिससे अनेक वस्तुएं बनाई जाती हैं का बोध हो रहा है, अतः ये पदार्थवाचक संज्ञाएं हैं। इन्हें गिना भी किसी पदार्थवाचक संज्ञा का बहुवचन में प्रयोग नहीं किया जा सकता। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। अब यहाँ पे क्या दिया है कि आपका कैसे नॉर्मल संज्ञा से भाववाचक संज्ञा आप कैसे बना सकते हो इसको। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जातिवाचक में आ गया है भाई का भाईचारा, दानव का दानवता, चोर का चोरी, मानव का मानवता। सर्वनाम में आ गया है पराया परायापन, स्व अहं अहंकार। ऐसे ही आ गया आपका विशेषण से बनता है भाववाचक युवा यौवन, निर्धन निर्धनता। क्रियाओं से कैसे बनता है? मिलन, मिलना का मिलन, पीना का पिलाई, रोना का रुलाई, पढ़ना का पढ़ाई। क्रिया विशेषण कैसे आ गया है? जल्दी का जल्दबाजी, शीघ्र का शीघ्रता, अधिक का अधिकता। ठीक है बच्चों, आशा है आपको समझ में आया होगा, नहीं आएगा तो प्लीज़ बताइएगा। और क्या है कि आपका अभ्यास यहाँ चैप्टर कंप्लीट होता है, अभ्यास बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।